नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी बायोलॉजी मेंटर दिशा पामेचा और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का भाग 2। तो पिछली कक्षा में हमने क्या क्या पढ़ा था, ज़रा याद करके बताओ मेरे को। हमने पढ़ा था माउथ के बारे में। हमने चालू करी थी अपनी यात्रा, अपनी जर्नी कहाँ से चालू करी थी? मुंह से चालू करी थी, जो कि मुंह से होते हुए फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से होते हुए ईसोफेगस में गई और ईसोफेगस से हम कहाँ पहुंचे थे? लास्ट स्टमक में पहुंचे थे, ठीक है, पेट में पहुंच गए थे, राइट। पेट के बारे में हमने देखा कि पेट का क्या क्या काम होता है, ठीक है, वो क्या क्या सिक्रीट करता है, सारे जूसेस हमने पढ़े, राइट। ये सारा काम किया। अब पेट के बाद जो अगला ऑर्गन है जहाँ हमारा खाना पहुँचता है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो पहली चीज़, जब हम निवाला मुंह में डालते हैं और उसको चबाते हैं और अपनी सलाइवा के साथ में उसको मिक्स करते हैं, तो वो जो फूड है और जो सलाइवा जो मिक्स हुआ है उनका मिश्रण को हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक हम एक्स्ट्रा स्लाइड लेकर देखते हैं, ठीक है। तो क्या है हमारा हमारा फूड प्लस हमारी सलाइवा, राइट, इनका जब मिक्सचर बना, इनका क्या बना? मिश्रण बना या मिक्सचर बना। इस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? इस मिक्सचर को हम कहते हैं बोलस। क्या कहते हैं? बोलस कहते हैं। ये बोलस माउथ से होता हुआ कहाँ जाता है? फेरिंग्स में जाता है, ठीक है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स से होता हुआ ये कहाँ जाता है? ईसोफेगस में जाता है। कहाँ जाता है? जो लंबी पाइप है हमारी, जो कि फेरिंग्स को कनेक्ट करती है किससे? जे शेप्ड बैग से, जिसका क्या नाम है? स्टमक है, जिसको हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? पेट भी बोलते हैं। सो माउथ से होता हुआ फेरिंग्स, फेरिंग्स से होता हुआ ईसोफेगस एंड ईसोफेगस से पहुंचेगा स्टमक में। अब स्टमक में जब ये बोलस पहुंचता है, तो इस बोलस के साथ में और क्या मिल जाते हैं? कुछ गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? गैस्ट्रिक जूसेस मिल जाते हैं, जो कि कौन रिलीज करता है? स्टमक रिलीज करता है। एंड दिस बोलस प्लस दिस गैस्ट्रिक जूसेस, अब जो ये मिक्सचर बना है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। CHYME, काइम बोलते हैं, जो कि आगे फर्दर कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल के बाद में वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में से होता हुआ रेक्टम से कहाँ पहुँचता है? एनस पे पहुँचता है। इतनी बात समझ आ गई? ये तो हमने बचपन में भी पढ़ लिया था ना। बचपन में हमने हमारी NCERT में डायग्राम भी देखा हुआ है, जो कि एक इंसान के अंदर माउथ से लेते हुए फेरिंग्स से ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद जे शेप्ड बैग बनता है, वो ड्यूडेनम से होता हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है और लार्ज इंटेस्टाइन बनती है, जिसमें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन के साथ में सिग्मोइड कोलोन किस में खुलती है? रेक्टम में खुलती है। और उसकी ओपनिंग किस में होती है? एनस में होती है, ठीक है। ये सारी बातें हमारे को समझ आ गई। अब आज हम बात करने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। अब हमारा जो बोलस है अलोंग विद स्टमक के गैस्ट्रिक जूसेस, स्टमक के क्या गैस्ट्रिक जूसेस थे? क्या पढ़े थे हमने कल? हमने पढ़ा था पेप्सिनोजन, राइट, इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन थे, प्रोरेनिन था, ठीक है, गैस्ट्रिन थे जो हार्मोन स्टमक रिलीज करता है। इन सारे सिक्रीशन, और HCl था। इन सारे सिक्रीशंस के साथ में बोलस को क्या बोलते हैं? काइम बोलते हैं। वो काइम हमारा कहाँ आया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब जब काइम स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया तो इसके ऊपर और क्रिया करी जाएगी और बहुत सारे प्रोसेसेस किए जाएंगे, जिससे कि हमारे खाने को आगे और पचाया जाएगा। हमारा थोड़ा बहुत क्या था, जो स्टमक से खाना आ रहा था उसको हमने क्या बोला था? पार्शली डाइजेस्टेड फूड, मतलब आधा अधूरा पाचन हुआ है अभी इस खाने का। अभी भी इसमें बहुत सारा पाचन करना बाकी है, ठीक है। थोड़े बहुत फैट्स,
जो चर्बी थी खाने में वो डिजॉल्व, थोड़ी सी डाइजेस्ट हुई, थोड़े से प्रोटीन्स डाइजेस्ट हुए, ठीक है। अगर छोटे बच्चों में बात करें, जो इन्फेंट मैमल्स होते हैं उनमें प्रोरेनिन होता है। रेनिन क्या होता है? जो दूध के प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, वो एंजाइम होता है रेनिन। तो प्रोरेनिन सिक्रीट होता है वहाँ पे, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। और फिर हम पढ़ेंगे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे रेक्टम के बारे में, एनस के बारे में, और फिर हम देखेंगे हिस्टोलॉजी ऑफ गट, कि गट में ये जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें कितनी मेम्ब्रेन्स है और वो कैसे कैसे बना हुआ है, कौन से सेल्स क्या क्या सिक्रीट करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो फटाफट से हम चालू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को आप सोचो, हमारे में क्या होती है? इंटेस्टाइन होती है। इंटेस्टाइन को दो भागों में डिवाइड किया गया है, स्मॉल में और लार्ज में। तो कभी सोचा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन को क्यों स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं? कभी सोचा लार्ज इंटेस्टाइन को क्यों लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन को इसलिए स्मॉल बोलते हैं क्योंकि उसका जो डायमीटर है, उसका क्या है? उसका जो डायमीटर है वो काफ़ी छोटा होता है। क्या होता है? जो उसका डायमीटर है काफ़ी छोटा होता है, जबकि लार्ज इंटेस्टाइन का जो डायमीटर होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इसलिए उसको क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन का क्योंकि डायमीटर छोटा होता है तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई आपको यहाँ पर। अब स्मॉल इंटेस्टाइन का अगर हम लेंथ देखें तो कुल मिलाकर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है करीबन 6.25 मीटर लंबी होती है। क्या होती है? 6.25 मीटर लंबी होती है। और इस स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से होते हैं, जिसमें पहले हिस्से को हम बोलते हैं डुओडेनम। क्या बोलते हैं? पहले हिस्से को हम बोलते हैं डुओडेनम, दूसरे हिस्से को हम बोलते हैं जेजुनम एंड तीसरे हिस्से को हम बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, ठीक है। ड्यूडेनम करीबन 25 मीटर का होता है। जेजुनम जो होता है वो होता है, आप मान लीजिए 2.5 मीटर्स का। एंड जो इलियम होता है वो होता है 3.5 मीटर्स का, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई? इतनी बात समझ आ गई। तो अब आप इनको जब आप क्या करोगे, जोड़ोगे 3.5 प्लस 2.5 प्लस 25 मीटर्स को जोड़ोगे, 25 सेंटीमीटर है वो, ठीक है। इसको सेंटीमीटर कर देते हैं। अब जब आप इनको जोड़ोगे तो कुल मिला के आपकी जो लेंथ आएगी वो आएगी 6.25 मीटर, ठीक है। अब इसके अगर हम बात करें तो लेंथ को हम रिलेट करते हैं विद द हाइट ऑफ द इंडिविजुअल, उसके वेट से मेजर नहीं करते हैं। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल का। लार्ज इंटेस्टाइन भी सिर्फ 1.5 मीटर लंबी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन भी सिर्फ कितनी होती है? 1.5 मीटर लंबी होती है, राइट। एंड ये कितनी है? 6.25 मीटर लंबी है, ठीक है। अब इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, ये मैंने आपको बताया, डुओडेनम, जेजुनम एंड इलियम। तो पेट से, स्टमक से, ये स्टमक बनाया था कल हमने, ये ग्रेटर कर्वेचर था, ये क्या था? ग्रेटर कर्वेचर था। और यहाँ से ये लेसर कर्वेचर वाला जगह आया और ये पाइलोरिक पार्ट किस में खुलता है फिर इवेंचुअली? पाइलोरिक पार्ट, पाइलोरिक एंट्रम, पाइलोरिक कैनाल किस में खुलती है? डुओडेनम में खुलती है। किस में खुलती है? डुओडेनम में खुलती है, डुओडेनम। अब ये जो डुओडेनम है, इसको डुओडेनम क्यों बोला गया है? क्योंकि ये 12 उंगलियों की 12 फिंगर्स, 12 फिंगर्स की जो लेंथ है, 12 फिंगर्स की जो लेंथ है उसके बराबर की इसकी विड्थ होती है। क्या होती है? 12 फिंगर्स के बराबर इसकी लेंथ होती है। इसलिए इसको शॉर्टेस्ट एंड वाइडेस्ट पार्ट भी बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट और वाइडेस्ट पार्ट भी बोला जाता है। साथ ही में डुओडेनम ही वो जगह है जहां पर लिवर के सिक्रीशंस, राइट, बाइल जूस जो आ रहा है और पैनक्रिया के जो जूसेस आ रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट और लिवर की जो हिपैटिक डक्ट है, दोनों आके कहाँ खुलेगी? डुओडेनम में खुलती है, ठीक है। सो डुओडेनम को क्यों बोला गया है डुओडेनम? बिकॉज इट इज सो कॉल्ड, क्योंकि उसका इट इज about as long as the breadth of 12 fingers. It is about 25 centimeter long and is shortest widest part of the small intestine. क्या है small intestine का? मैंने यही बताया आपको, shortest and widest part है।
इसलिए वो क्या है, थोड़ा सा जो अरेंजमेंट है, क्योंकि वो पेट से निकल के आ रही है, पेट जब यहाँ पे एंड हुआ, ये पेट एंड हुआ और ये यहाँ पे ऐसे सी जैसा कर्व हो रहा है, इसलिए इसको और क्या बोला जाता है, सी शेप्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सी शेप्ड भी बोला जाता है। फिर मैंने आपको बताया कि यही वो जगह है जहाँ पे लिवर और पैनक्रियाज अपने अपने जूसेस रिलीज करते हैं, और वो कौन सी डक्ट से करते हैं, उसको बोला जाता है हिपैटो पैनक्रियाटिक एम्प्यूला या फिर एम्प्यूला ऑफ वेटर, विच ओपन्स इनटू द डुओडेनम, राइट। सो इस एम्प्यूला में क्या आता है, दोनों आते हैं, बाइल जूसेस भी आते हैं बाइल डक्ट से, लिवर से जो आ रहा होता है, एंड मेन पैनक्रियाटिक डक्ट फ्रॉम पैनक्रियाज, राइट। सो अब सबसे इंपॉर्टेंट एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है यहाँ पे डुओडेनम में, वो क्या हो रहा है, आयरन एब्जॉर्प्शन हो रहा है। कहाँ पे, डुओडेनम में। सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या हो रहा है, डुओडेनम में आयरन का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, समझ आ गई। अब हम आते हैं जेजुनम पे, राइट। ये पार्ट्स है हमारे इंटेस्टाइन्स के, पहले हम जेजुनम के बारे में पढ़ लेते हैं, वापस से फिर हम इस पार्ट पे आएंगे। तो जो डायमीटर है जेजुनम का वो है 4 सेंटीमीटर करीबन, और इसकी जो वॉल होती है, जो इसकी दीवारें होती है, जो जेजुनम की जो मेम्ब्रेन होती है, जो वॉल्स होती है, वो काफ़ी थिक होती हैं और काफ़ी क्या होती हैं, वैस्कुलर होती हैं। मतलब उसमें बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, नर्व्स होते हैं, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच का हिस्सा होता है। क्या होता है, मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये करीबन 2.5 मीटर लंबा होता है। क्या होता है, 2.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो अगर हम साइज के हिसाब से अरेंज करें तो डिओडेनम सबसे छोटा, फिर जेजुनम, और उसके बाद में इलियम आता है, ठीक है। अब इलियम की अगर हम बात करें तो इलियम हैज़ अ डायमीटर ऑफ 3.5 सेंटीमीटर। क्या है, 3.5 सेंटीमीटर उसका डायमीटर है, और उसकी वॉल्स क्या है, थोड़ी पतली है। क्या है, इसकी वॉल्स पतली हैं, एंड ये लॉन्गेस्ट पार्ट है। क्यों बोला हमने लॉन्गेस्ट पार्ट, क्योंकि हमने पढ़ा है कि लॉन्गेस्ट पार्ट में 3.5 मीटर्स लंबा होता है हमारा इलियम, एंड वो दोनों जेजुनम और इलियम काफ़ी कॉइल्ड होते हैं, एंड दे आर सस्पेंडेड बाय मीजेंट्री। तो ये मीजेंट्री जो वर्ड है ये आपको आगे भी काफ़ी देखने को मिलेगा। तो मीजेंट्री का मतलब क्या होता है, मीजेंट्री का मतलब होता है ब्लड के वेसल्स, जिसमें कि क्या आ रहे हैं, वेन्स भी आ रही हैं, आर्टरीज भी आ रही हैं। क्या आ रही है, वेन्स भी आ रही हैं, आर्टरीज भी आ रही है, वेसल, नर्व्स एंड नर्व फाइबर्स भी हैं, साथ ही में क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स या कैपिलरीज भी आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो ये एक इकट्ठा बोलते हैं इसको, क्या, मीजेंट्री बोलते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो चारों तरफ से इस मीजेंट्री से क्या है, घिरी हुई है, ठीक है, समझ आ गई तीसरी बात। अब छोटे छोटे जो क्या है अपने इलियम है, उसमें क्या होगा, छोटे छोटे पैचेस होंगे, लिम्फ के पैचेस होंगे, राइट। लिम्फ के क्या होंगे, पैचेस होंगे, जिनको हम बोलते हैं पियर्स पैचेस। क्या बोलते हैं, पियर्स पैचेस होते हैं, और ये पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे को दिखती है। कहाँ दिखती है, पूरी स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे को ये पियर्स पैचेस दिखती है। ये क्या है, लिम्फेटिक पैचेस हैं, लिम्फेटिक पैचेस हैं, मतलब ये लसिका तंत्र के ऑर्गन्स हैं, ठीक है। पियर्स पैचेस हमने लिम्फॉइड ऑर्गन्स में भी पढ़े थे, राइट, पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इनका काम क्या है, WBC वाइट ब्लड सेल्स को बनाना, जिनको हम और क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। तो इनका क्या काम है, ल्यूकोसाइट्स बनाना या वाइट ब्लड सेल्स बनाना। तो हमारी बॉडी की आर्मी का ये एक बहुत बड़ा हिस्सा बना रहे हैं। कुछ प्लेसेस में अलोंग द इलियम दीज नोड्यूल्स आर क्लस्टर्ड टुगेदर इन ग्रुप्स कॉल्ड पियर्स पैचेस, ठीक है। उसके बाद में पियर्स पैचेस आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलियम, इलियम में ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और क्या है, ये लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। अब हम जब वो पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स पढ़ रहे थे, तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में हमने पढ़ा था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आपको क्यूबॉइडल एपिथीलियम मिलती है, और क्यूबॉइडल एपिथीलियम के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस लगे होते हैं, पढ़ा था हमने। तो वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को क्या बोलते थे हम, विलाय बोलते थे, माइक्रोविलाय बोलते थे। और इनका काम क्या होता था, इनका काम ये होता था कि वो ऑब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाती थी।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होने वाला है, खाने का पाचन होने वाला है, न्यूट्रिएंट्स निकलने वाले हैं खाने से, और उन न्यूट्रिएंट्स को हमें क्या करना है, एब्जॉर्ब करना है, सोखना है। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए, ऐसी एपिथेलियम चाहिए या ऐसे स्ट्रक्चर्स चाहिए जो कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, समझ आ गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं, राइट, जिनको हमने क्या बोला है, विलाई बोला है। एंड विलाई जो होते हैं इन पियर पैचेस के ऊपर, ये जो पियर पैचेस की हम यहाँ पे बात कर रहे थे, इन पियर पैचेस के ऊपर ये विलाई नहीं होती है। ठीक है, अगर उसके ऊपर भी विलाई आ जाएगी तो ये अपने सिक्रीशंस कैसे देंगे, या फिर ये एब्जॉर्प्शन कैसे कर पाएंगे, लिम्फ में एब्जॉर्प्शन कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा ना। तो इसीलिए पियर पैचेस के ऊपर विलाई नहीं होती है। ठीक है, सो विलाई आर एब्सेंट ओवर द पियर पैचेस, जो विलाई है वो पियर पैचेस के ऊपर एब्सेंट होंगे, क्योंकि पियर पैचेस क्या है, पियर पैचेस हैं लिम्फेटिक नोड्यूल्स के गुच्छे। क्या है, लिम्फेटिक नोड्यूल्स के गुच्छे, जो कि क्या बना रहे हैं, WBCs बना रहे हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स बना रहे हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बना रहे हैं। अब इनके ऊपर भी अगर हम विलाई लगा देंगे तो क्या ये अपना काम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, जायज़ सी बात है। तो ये आपका याद रखने का एक तरीका है कि जो विलाई है वो पूरी इंटेस्टाइन में मौजूद होंगे। क्या होंगे, पूरी इंटेस्टाइन में मौजूद होंगे, लेकिन कहाँ मौजूद नहीं होंगे, पियर पैचेस में मौजूद नहीं होंगे। अब आप कहोगे कि विलाई कैसे सरफेस एरिया बढ़ाता है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो क्या होता है, मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है, ये क्या है, एक क्यूबॉइडल एपिथेलियम का सेल है। अब इसके ऊपर बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। क्या है, बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं। ठीक है, अब ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या कर रहे हैं, ये पूरा सरफेस एरिया दे रहे हैं। अगर यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नहीं होते और ये ऐसा फ्लैट सेल होता तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होता, सिर्फ इतना सा ही होता। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कितना होता, सिर्फ इसका फ्लैट सरफेस जितना है इतना ही होता। लेकिन विलाई होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इतना सरफेस एरिया इतना ज़्यादा बढ़ गया है, राइट, क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब इस बढ़ने की वजह से विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ाती है। अब अगर हम एक विलाई का डायग्राम बना लें, यहाँ पे आगे भी आपको विलाई का डायग्राम देखने को मिलेगा। विलाई का अगर हम एक डायग्राम बनाते हैं तो एक विलाई में क्या होता है, एक तो लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। क्या होती हैं, बहुत सारी छोटी छोटी लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं। साथ ही में क्या होती हैं, साथ ही में यहाँ पे बहुत सारी ब्लड की कैपिलरीज भी होती हैं। तो ये सब क्या करते हैं, ये सब मदद करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में। तो ये जो रेड कलर की हैं ये हैं ब्लड की कैपिलरीज, जिनसे कि न्यूट्रिएंट्स कहाँ जाता है, ब्लड में जाता है। और ये जो ऑरेंज कलर की हैं ये क्या है, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं। क्या है ये, लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, जिनसे काफ़ी न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, प्रोटीन्स वगैरह कहाँ जाते हैं, लिम्फ में जाते हैं। ठीक है, जब हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ रहे थे तो हमने लिम्फ के बारे में पढ़ा था कि उसमें शुगर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, राइट। और वैसे ही सब कुछ ब्लड में भी होता है। तो कैसे होता है ये सब ब्लड में, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटी छोटी माइक्रोविलाई होती है या विलाई होती हैं, जिनमें ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। ये स्मॉल इंटेस्टाइन्स में से सारा न्यूट्रिशन सोख लेती हैं। तो कुछ न्यूट्रिशन, मैक्सिमम न्यूट्रिशन ब्लड में जाता है और कुछ न्यूट्रिशन कहाँ जाता है, कैपिलरीज में जाता है। ठीक है, अब ये क्या है, ये हमारा एक डायग्राम है। ये विलाई दिखा रहे हैं कि विलाई कैसे इंटेस्टाइन में आपको दिखेगी। तो क्या आप ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस देख सकते हैं, तो ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस क्या हैं, विलाई हैं। ये छोटे छोटे प्रोजेक्शंस क्या हैं, विलाई हैं। और प्लिके सर्कुलरिस क्या होते हैं, प्लिके सर्कुलरिस होता है कि जो आपके इंटेस्टाइन में म्यूकस की कवरिंग जो होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन की जो कवरिंग होती है, उसको क्या बोला जाता है, प्लिके सर्कुलरिस बोला जाता है। ठीक है, अब विलाई क्या काम कर रही है, सरफेस एरिया बढ़ा रही है, इंक्रीजेस सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन।
हर विलाय कवर्ड होती है एपिथेलियम से और उसके अंदर क्या होती है, लिम्फ कैपिलरी एंड ब्लड कैपिलरीज होती हैं। सो इंटायर स्मॉल इंटेस्टाइन में सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के, जिनको क्या बोला गया है, प्लिके सर्कुलरिस देखा बोला गया है। और इन्हीं की हम बात कर रहे थे कि क्या होती है, म्यूकस की MUCUS, राइट। म्यूकस के क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं। क्या होते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन के फोल्ड्स होते हैं, ठीक है। इन फोल्ड्स को हम क्या बोलते हैं, इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं प्लिके सर्कुलरिस, राइट, ठीक है। अब ये जो फोल्ड्स होते हैं ये ज़्यादातर आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, जेजुनम में देखने को मिलते हैं। और इनका भी काम क्या है, इनका भी काम है कि एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन को बढ़ाना है। तो अगर हम बात करें कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या है, 90% एब्जॉर्प्शन कहाँ हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। कौन मदद कर रहा है, विलाय मदद कर रहा है और प्लिके सर्कुलरिस मदद कर रहे हैं, ठीक है। ये दो चीज़ें हैं जो कि एब्जॉर्प्शन में काफ़ी मदद करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन्स में, राइट, ठीक है। अब फंक्शन क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, क्या फंक्शन होगा स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, आप खुद सोच के बताओ। सबसे पहले क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, सबसे पहले क्या होगा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यही होगा। उसके बाद डाइजेशन होगा। पहला बड़ा फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन है। उसके बाद दूसरा बड़ा क्या है, डाइजेशन है, क्योंकि पहला कुछ डाइजेशन तो कहाँ हो चुका है, हमारा स्टमक में हो चुका है, पेट में हो चुका है। दूसरा मेजर डाइजेशन हो रहा है जो किसका हो रहा है, लिपिड्स या फैट्स का हो रहा है। किसका, लिपिड्स और फैट्स का हो रहा है। और हमारी शुगर्स या कार्बोहाइड्रेट्स का हो रहा है। साथ ही में हमारे प्रोटीन्स का भी यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है, प्रोटीन्स का, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का, साथ ही में न्यूक्लिक एसिड्स का भी डाइजेशन हो रहा है। एंड जो डाइजेशन हुआ उसका क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा है ब्लड और लिम्फ में, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या करती है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स क्या करती है, कुछ हार्मोन सिक्रीट करती है, जैसे कि कोलसिस्टोकाइनिन, सेक्रेटिन, एंटेरोगैस्ट्रॉन, डुओक्राइनिन, एंटेरोक्राइनिन एंड विलिकाइनिन, ठीक है। अब इन सब का काम क्या होता है, जैसे कि अगर हम कोलसिस्टोकाइनिन की बात करें, ठीक है, तो कोलसिस्टोकाइनिन का काम ये होता है कि वो बाइल जूसेस और पैनक्रियाटिक जूसेस के लिए सिग्नल देता है लिवर और पैनक्रियास को कि भाई तुम ये सारे जूसेस सिक्रीट करो, ठीक है। ऐसे ही जो बाकी हार्मोन्स हैं वो भी हमारे गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शन और गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। साथ ही में अगर आप यहाँ पे देखो, विलिकाइनिन जो है वो किस लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि वो विलाय जो होता है उनको सिग्नल देता है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एब्जॉर्प्शन करो। तो ये सारे जो हार्मोन हैं, ये सारे हार्मोन जो हैं ये हमारे गैस्ट्रिक एक्टिविटी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। कोई गैस्ट्रिक एक्टिविटी को बढ़ाता है, कोई गैस्ट्रिक एक्टिविटी को कम करता है। कोई कहता है कि भाई तुम सिक्रीट करो HCl, या फिर कोई अपने हाइड्रोकार्बोनेट आयंस देता है ताकि पैनक्रियाटिक जूस बन सके, ठीक है। कोई HCl के सिक्रीशन के लिए सिक्रीट होता है ताकि भाई स्टमक को पता चल सके कि हाँ अब मुझे क्या करना है, HCl सिक्रीट करना। तो हर ऑर्गन को एक सिग्नल तो चाहिए होता है ना कि अब उसको ये काम करना है। तो ये सारे हार्मोन्स का काम यही है कि वो पूरा क्या करते हैं, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, हार्मोनल रेगुलेशन कैसे होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का या डाइजेशन का, वो हम सब पढ़ेंगे, ठीक है। साथ ही में जो हमारी क्या होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है। क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी सिक्रीट करती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन पे। तो लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज क्यों बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया उसका डायमीटर लार्ज होता है। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन भी है वो भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। किस में डिवाइडेड, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक वो डिवाइडेड है सीकम में, किस में है, सीकम में है, राइट। दूसरा वो डिवाइडेड है कोलोन में, किस में डिवाइडेड है, कोलोन में। जो कोलोन फिर आगे खुद 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, असेंडिंग कोलोन, राइट, ट्रांसवर्स कोलोन एंड डिसेंडिंग कोलोन। क्या है, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग कोलोन एंड ट्रांसवर्स कोलोन।
तीसरा क्या आता है हमारे पास में, तीसरा आता है हमारा रेक्टम। ठीक है, तो ये 3 में क्या है, 3 में डिवाइडेड है हमारी कोलोन, लार्ज इंटेस्टाइन, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। अब सीकम के साथ में हम और क्या पढ़ते हैं, सीकम के साथ साथ में हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के बारे में भी बात करते हैं। तो जो सीकम है वो तो एक छोटा सा पाउच जैसा होता है, क्या होता है, छोटा सा पाउच जैसा होता है, और उसी में से ही एक एक्सटेंशन निकल रहा होता है, कॉइल्ड ट्यूब से निकल रही होती है, जिसको क्या बोला जाता है, विलीफॉर्म अपेंडिक्स। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमने पढ़ा था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर की होती है, 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। तो ये देखिए यहाँ से चालू हुई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन ने क्या हुआ, यहाँ खत्म हो गई स्मॉल इंटेस्टाइन, किस में खुलेगी स्मॉल इंटेस्टाइन, ये क्या है, सीकम है, जो मैं आपको बता रही हूँ पाउच जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और इसका एक छोटा सा कॉइल्ड एक्सटेंशन है जिसको क्या बोला है, अपेंडिक्स बोला है। अपेंडिक्स क्या है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, क्या है, वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे लिम्फ ऑर्गन्स होते हैं। अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, लिम्फ ऑर्गन्स बोला जाता है, क्योंकि ये क्या बनाता है, लिम्फ बनाता है, राइट। उसके बाद में सीकम खुलेगी किसमें, असेंडिंग कोलोन में। तो ये वाली जो कोलोन है ये क्या है, असेंडिंग कोलोन है। ठीक है, अब जो ये कोलोन यहाँ से यहाँ तक जा रही है वो है ट्रांसवर्स कोलोन, और ये जो यहाँ से नीचे आ रही है, डिसेंड हो रही है, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, और ये जो घूम रही है इस कोलोन को हम बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन। क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलोन बोलते हैं। अब उसके बाद में क्या है, जो असेंडिंग कोलोन है वो सबसे छोटा एरिया है कोलोन का, क्या है, जो असेंडिंग कोलोन है वो सबसे छोटी एरिया है कोलोन का, और इसमें आपको क्या मिलेंगे, बहुत सारे लंबे लंबे स्मूथ मसल्स के क्या मिलेंगे, बैंड्स मिलेंगे, 3 बैंड्स मिलेंगे, जिनको हम क्या बोलते हैं, अगर आप ये देख रहे हो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जा रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के क्या मिल रहे हैं, बैंड्स मिल रहे हैं। तो ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के बैंड्स क्या करते हैं, आपकी लार्ज इंटेस्टाइन के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में मदद करते हैं, राइट। और जो ये हॉस्ट्यूरा है, ये क्या है, हॉस्ट्रा है, ये हॉस्ट्रा क्या है, ये ऐसे जो बबल्स बने हुए हैं, ये जो क्या है, बबल्स बने हुए हैं, ये क्या करते हैं, आपके बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, क्या करते हैं, बाउल मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। तो सीकम और वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स की हम बात करें तो सीकम क्या है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो करीबन 6 सेंटीमीटर का होता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जिसको हम कॉमनली आम भाषा में अपेंडिक्स भी बोलते हैं। एकदम अचानक से किसी के कई बार क्या होता है, पेट में दर्द होने लगता है, कहाँ होने लगता है, राइट साइड में, लोअर एब्डोमेन में अगर पेन हो रहा है आपको, तो एकदम से आपको बोलते हैं शायद हो सकता है अपेंडिक्स का पेन हो रहा हो, अपेंडिक्स हो सकता है फट गया हो या इनलार्ज हो गया हो, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको निकलना पड़ता है, राइट। आउटग्रोथ होता है सीकम का, और वो क्या होता है, स्लाइटली कॉइल्ड होता है, ब्लाइंड ट्यूब होती है। ब्लाइंड क्यों बोला है, क्योंकि वो बंद होती है आगे से, और 8 सेंटीमीटर की होती है, ठीक है। अब उसकी वॉल में क्या होता है, लिम्फॉइड टिश्यू, जो मैं आपको बोल रही थी कि लिम्फॉइड ऑर्गन है अपेंडिक्स खुद एक, उसमें क्या है, बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं, लिम्फॉइड टिश्यू है वो। अपेंडिक्स को क्या बोला जाता है, वेस्टिजियल ऑर्गन भी बोला जाता है, मतलब वो कोई काम का नहीं है हमारे में, ह्यूमंस में, लेकिन बहुत सारे जो हर्बीवोर हैं जैसे कि काउज हैं, रैबिट्स हैं, उनमें ये काफ़ी काम का होता है, राइट। इन्फ्लेमेशन ऑफ वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स इज कॉल्ड अपेंडिसाइटिस। इसी की मैं बात कर रही थी कि अपेंडिक्स क्या हो जाती है, सूज जाती है, इन्फ्लेम हो जाती है, राइट। एंड जो सीकम और अपेंडिक्स है वो वेल डेवलप्ड होते हैं हर्बीवोर मैमल्स में, जैसे कि रैबिट, काउज, बफेलोज, जो क्या खाते हैं, चारा खाते हैं, हरे पेड़ पौधे ज़्यादा खाते हैं, उनमें ये क्या होती है, जो अपेंडिक्स होती है और सीकम होते हैं, काफ़ी वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। अब फिर हम आ जाते हैं कोलोन पे। सीकम किस में खुलता है, कोलोन में खुलता है, जो कि फिर से 4 रीजन्स में डिवाइडेड होता है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। साथ ही में एक छोटी सी होती है सिग्मोइड कोलोन, जिसको हम और क्या बोलते हैं, पेल्विक कोलोन भी बोलते हैं। असेंडिंग कोलोन सबसे शॉर्टेस्ट पार्ट होता है कोलोन का। कोलोन में 3 लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं, क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स होते हैं, जिनको बोलते हैं टेनिया, कोलाई, और छोटे छोटे पाउचेस होते हैं, जो अगर आपने कभी भी क्या बनाया हो, लॉन्ग इंटेस्टाइन का, लार्ज इंटेस्टाइन का डायग्राम बनाया हो, तो आपको हमेशा ध्यान होगा कि आप हमेशा कैसे बनाते हैं, ऐसे पाउचेस जैसे बनाते हो।
कैसे बनाते हो, ऐसे पाउचेस जैसा बनाते हो लार्ज इंटेस्टाइन को। तो ये पाउचेस क्या है, जो ये छोटे छोटे पाउचेस आप बना रहे हो, ये क्या है पाउचेस, ये पाउचेस को हम क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हॉस्ट्रा बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो क्या हो गई, ये हो गई हमारी सीकम, ये क्या हो गई, सीकम हो गई, और यहाँ से क्या निकल रहा है, अपेंडिक्स निकल रहा है, ये है हमारी सीकम। ठीक है, ये क्या है, हमारा अपेंडिक्स है, क्या है, अपेंडिक्स है। साथ ही में ये जो ऊपर जा रही है कोलोन, इसको हम क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग कोलोन बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, असेंडिंग कोलोन बोल रहे हैं। जो ये जा रही है ऐसे, जिसको हम बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलोन, क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो नीचे आ रही है, डिसेंड हो रही है, उसको हम बोलेंगे डिसेंडिंग कोलोन, क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलोन। और ये जो थोड़ा सा इतना सा पार्ट बचा है, इसको हम बोलेंगे सिग्मोइड कोलोन, क्या बोलेंगे, सिग्मोइड कोलोन बोलेंगे। ठीक है, रेक्टम पे आ जाते हैं। तो रेक्टम क्या है, जहाँ पे हमारा मल इकट्ठा होता है, कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड, जिसमें से सारा न्यूट्रिशन निकाल लिया गया है, उसमें सिर्फ अब क्या बचा है, रफेज बचा है, वो चीज़ें बची है जो डाइजेस्ट नहीं हो सकती हैं, जो कि वेस्ट है हमारी बॉडी के लिए, वो आके कहाँ इकट्ठा होता है, रेक्टम में इकट्ठा होता है। 20 सेंटीमीटर की रेक्टम होती है, उसके आगे 2 सेंटीमीटर का क्या होता है, एनल कैनाल होता है। ये किस में खुलता है, एनल कैनाल में खुलता है, और उसका जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, एनस बोलते हैं। और वो कितने बड़ी होती है, एनल कैनाल 2 सेंटीमीटर की होती है। एनस में एक इंटरनल फैक्टर होता है, इंटरनल स्फिंक्टर होता है, जो कि स्मूथ मसल्स से बना होता है, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होता। और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर होता है, जो बाहर की मसल्स होती है, जहाँ से हमारा मल शरीर के बाहर निकलता है, वहाँ पे हमारी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं, जिन मसल्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्ट्राइप्ड मसल्स से बना हुआ होता है, उनका क्या बना हुआ होता है, स्फिंक्टर बना हुआ होता है, जिसको एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर भी बोला जाता है। स्ट्राइप्ड मसल्स का ये बना हुआ होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड ड्यू टू एनलार्जमेंट्स ऑफ वेन्स ऑफ एनल कॉलम्स या एनल कॉलम्स इन एनल कैनाल्स एज वेल एज एनस आर कॉल्ड पाइल्स या फिर हीमोरॉइड। ठीक है, अब फंक्शंस क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो मेजर फंक्शन है, जो मेजर फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का, वो है वाटर एब्जॉर्प्शन। क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इंटेस्टाइन में होता है। एंड इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम है कि वो जो भी वेस्ट बचा है वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद उसको बाहर निकाल दे, एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। ठीक है, मॉडरेट क्वांटिटीज ऑफ विटामिन के और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय बैक्टीरिया इन लार्ज इंटेस्टाइन। विटामिन के और विटामिन बी जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो कीटाणु कुछ रहते हैं हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में, वो क्या बनाते हैं, विटामिन के विटामिन बी बनाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करने वाले हैं हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट की। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी जो दीवारें हैं, जायज़ सी बात है, वो बहुत सारी परतों से बनी होंगी, काफ़ी सारी उसमें लेयर्स होंगी। तो आज हम उसी लेयर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं इस हिस्टोलॉजी ऑफ ह्यूमन गट में। ठीक है, अभी तक हमने पहले जितना पढ़ा वो क्या था, वो तो स्ट्रक्चर्स थे सारे। अब हम उन स्ट्रक्चर्स की क्या पढ़ने वाले हैं कि वॉल्स कैसे बनी हुई हैं। ठीक है, तो जो वॉल है एलिमेंट्री कैनाल की, वो 4 बेसिक लेयर्स से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, 4 बेसिक लेयर्स से बनी हुई है। जो हम अब क्या करेंगे, हम सबसे बाहरी लेयर से अंदर वाली लेयर पे मूव करेंगे। तो जो सबसे आउटर लेयर है उसका नाम क्या है, विसरल पेरिटोनियम। क्या नाम है उसका, विसरल पेरिटोनियम। ठीक है, ये आउटर है लेयर, और इसको और क्या बोला जाता है, सिरोसा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिरोसा भी बोला जाता है। साथ साथ लिखेंगे मेरे। ठीक है, इसके बाद जो अंदर लेयर आएगी वो आएगी मस्क्यूलैरिस कोट। क्या आएगी, मस्क्यूलैरिस कोट। मतलब इसमें क्या होंगी, सारी मसल्स जो कि आपके ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन को सपोर्ट करेगी, जो भी गैस्ट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस में मदद करेगी, जो भी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में मदद करेगी। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि एलिमेंट्री कैनाल में ऑल्टरनेट
कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, जिससे कि खाना का मूवमेंट होता है, जिससे कि क्या होता है, खाने का या काइम का मूवमेंट होता है डाउनवर्ड। जैसे अगर खाना यहाँ आया, ठीक है, तो ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो नीचे खाना आएगा। अब क्या होएगा, ये वाली जगह कॉन्ट्रैक्ट करेगी, क्या करेगी, ये वाली जगह कॉन्ट्रैक्ट करेगी और इधर वाली जगह क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, स्वोलन हो जाएगी या फिर रिलैक्स हो जाएगी। तो रिलैक्स होने से क्या होगा, खाना यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो ऐसे खाने का मूवमेंट हमारा होता है। तो ये जो मस्कुलरिस कोट है, इसमें क्या होंगी, कुछ मसल्स होंगी जो इस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सपोर्ट करेगा। तो ये दूसरी लेयर है, ठीक है। तीसरी लेयर हमारे पास क्या है, तीसरी लेयर है हमारे पास में सब म्यूकोसा। क्या है, सब म्यूकोसा, राइट। क्या है ये, सब म्यूकोसा है, जिसमें हमारा एक प्लेक्सस आएगा, राइट। इसके बाद में जो सबसे अंदर वाली लेयर होगी, जो सबसे क्या होगी, इंटरनल लेयर होगी, उसको हम बोलेंगे म्यूकोसा। क्या बोलेंगे, म्यूकोसा बोलेंगे, क्योंकि ये क्या कर रही है, म्यूकस सिक्रीट करेगी। क्या करेगी, इसका नाम क्या पड़ा है, म्यूकोसा पड़ा है, बिकॉज दिस इज अ मेम्ब्रेन विच विल सिक्रीट म्यूकस, जो म्यूकस सिक्रीट करेगी, ताकि जो आपका खाना है वो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी फ्रिक्शन के एलिमेंट्री कैनाल में स्मूथली मूव कर सके। इतनी बातें समझ आ गई। तो 4 लेयर्स हैं, विसरल पेरिटोनियम, मस्कुलरिस कोट, सब म्यूकोसा एंड म्यूकोसा। अब अपन एक एक बार इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं आगे। तो एक स्लाइड ले लेते हैं हम यहाँ पे, जिसमें मैं आपको एक एक करके बताती जाऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है, विसरल पेरिटोनियम है। क्या है, सबसे बाहर वाली लेयर जो है वो विसरल पेरिटोनियम है, जो किससे बनी हुई है, स्क्वामस एपिथीलियम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, स्क्वामस एपिथीलियम से बनी हुई है। स्क्वामस एपिथीलियम के साथ साथ में उसमें क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें कुछ थोड़े बहुत फाइबर्स भी होंगे, बट क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो इसमें क्या होगा, ग्राउंड मैट्रिक्स ज़्यादा होगा और फाइबर्स होंगे, और फाइबर्स थोड़े कम होते हैं, कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स कम होंगे क्योंकि लूज कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। और साथ ही में क्या होंगे, कुछ कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मास्ट सेल्स हो सकते हैं, ठीक है, मैक्रोफाजेस हो सकते हैं, राइट। समझ आ गए। तो ये सारे सेल्स यहाँ पे आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद में जब हम अंदर आते हैं, या फिर इस अगर लेयर की बात करें, ये विसरल पेरिटोनियम है, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम के साथ में यहाँ पे इसको मार्क कर लेते हैं, विसरल आर है ये, ठीक है, विसरल पेरिटोनियम, ठीक है। विसरल पेरिटोनियम, इसको सिरोसा भी बोलते हैं। नाउ दिस विसरल पेरिटोनियम इज वेरी वेल सप्लाइड बाय ब्लड वेसल्स। इसमें क्या होगा, थ्रू आउट इसमें आपके पास मीजेंट्री सस्पेंडेड होगी। मीजेंट्री का सस्पेंडेड होने का क्या मतलब है, मतलब ब्लड वेसल्स में ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेन्स, ब्लड आर्टरीज, साथ ही में नर्व फाइबर्स, नर्व्स और लिम्फेटिक कैपिलरीज या थोड़ा बहुत लिम्फ सिस्टम इसमें पूरा आपके पास प्रेजेंट होगा। ये हो गई आपकी विसरल पेरिटोनियम। अब हमारा आएगा क्या, अब हमारा आएगा मस्कुलरिस कोट, जिसमें क्या आएगा आपका, जिसमें क्या आएगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आएंगी। क्या आएंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स आएंगी और सर्कुलर मसल्स का कॉम्बिनेशन होगा। तो जो बाहर की तरफ होंगी, जो बाहर की तरफ होंगी वो क्या होंगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी। मैं सिर्फ लॉन्ग और मसल्स लिख रही हूँ तो आप समझ जाएंगे ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। क्या है ये, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स है। और इन्हीं के नीचे क्या होगी हमारे पास, कोई अलग रंग ले लेते हैं यहाँ पे, इन्हीं के नीचे हमारे पास क्या होंगी, सर्कुलर मसल्स होंगी। या तो आप ऐसे बना सकते हैं, या फिर क्योंकि ये क्या होंगी, सर्कुलर मसल्स पूरी आपकी एलिमेंट्री कैनाल के चारों तरफ होगी, तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, मतलब आधा हिस्सा पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी सर्कुलर मसल्स हो गई। क्या हो गई, सर्कुलर मसल्स हो गई। इनको हमने क्या बोला, सर्कुलर, मैं सर लिख रही हूँ यहाँ पे, आप सर्कुलर पूरा समझ लेंगे, मसल्स क्या है, मसल्स, ठीक है। और ये लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल एक साथ मिलके क्या बनाती है, मस्कुलर
मस्क्यूलैरिस कोट। क्या बनाती है? मस्क्यूलैरिस कोट बनाती है। ठीक है, अब इन दोनों मसल्स के बीच में, इन दोनों मसल्स के बीच में एक प्लेक्सस होता है। प्लेक्सस क्या होता है? जहां पे नर्व और नर्व फाइबर्स के गुच्छे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स हैं। क्या है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स का क्या है? गुच्छा है, और उसको हमने क्या बोला है? और बैक बोला है, और बैक प्लेक्सस। क्या बोला है? और बैक प्लेक्सस। क्या बोला है? मैं इसको इधर मार्क कर रही है, और बैक प्लेक्सस। तो ये और बैक प्लेक्सस क्या करता है? ये और बैक प्लेक्सस का काम है कि जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट मैंने आपको बताया था, ऑल्टरनेटिव कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो बताया था, ये उसकी मदद करता है, या ये उसमें कंट्रीब्यूट करता है, उसको रेगुलेट करता है। तो क्या काम हुआ इसका? रेगुलेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। क्या? रेगुलेट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट या फिर पेरिस्टाल्सिस। इतनी बात समझ आ गई? तो बहुत हमारा यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रूफ है कि ये पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल कर रहा है, इसलिए ये इन दोनों मसल्स के बीच में बैठा हुआ है, क्योंकि ये दोनों मसल्स किस में काम आएंगी? कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन में, राइट? तो ये इन्हीं दोनों मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को और बैक प्लेक्सस कंट्रोल करेगा। इतनी बात समझ आ गई? तो अब आपको क्या याद रखना है? या तो इसका फंक्शन याद रख लो, या फिर आप इसकी पोजीशन याद रख लो। तो ये दोनों में से एक चीज़ याद रख लो, तो दूसरी चीज़ आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। अगर आपने ये सोच लिया कि भाई मैं ये याद रखूंगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स के बीच में रहती है, तो मतलब इसका काम क्या है? ये पेरिस्टाल्सिस में मदद करेगी। अगर आप सिर्फ ये याद रख रहे हो कि ये पेरिस्टाल्सिस में कंट्रीब्यूट करती है, पेरिस्टाल्सिस को रेगुलेट करती है, तो आप ये मान लो कि ये कहाँ बैठा होगा? उस जगह बैठा होगा जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करते हैं, और वो कौन करता है? लॉन्गिट्यूडनल मसल्स एंड सर्कुलर मसल्स करते हैं। इतनी बात समझ आ गई? अब ये हमारी क्या हो गई? सर पूरी मस्कुलैरिस कोट हो गया। अब इसके बाद आएगा हमारा, इसके बाद हमारी क्या आएगी? इसके बाद आएगी हमारी सब म्यूकोसा। तो मान लीजिए ये सब म्यूकोसा है, ठीक है। इसमें भी क्या है? इसमें भी काफ़ी सारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। क्या है? काफ़ी सारा लूज कनेक्टिव टिश्यू है। साथ ही में इसमें बहुत सारी लिम्फेटिक कैपिलरीज हैं या लिम्फ वेसल्स हैं, और साथ ही में क्या है इसके अंदर? इसके अंदर बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज भी हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये हो गई हमारी सब म्यूकोसा। क्या हो गई? ये हमारी सब म्यूकोसा हो गई। अब इस सब म्यूकोसा के अंदर भी एक सिंपैथेटिक नर्व का प्लेक्सस बैठा होता है। क्या बैठा होता है? उसको भी हम वाइट कलर से बना देंगे क्योंकि बहुत आसानी से दिखेगा कि ये क्या है। यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व्स का एक प्लेक्सस बना हुआ है, जिसको क्या बोला गया है? जिसको क्या बोला है? इसकी मार्किंग मैं इधर कर देती हूँ। इसको बोला गया है मिजनर्स। क्या बोला गया है? यहाँ पे मिजनर्स के आगे हम स्पेलिंग एक बार देख लेंगे, डबल एन है शायद। मिजनर्स प्लेक्सस बोला गया है, जिसको क्या बोला गया है? मिजनर्स प्लेक्सस बोला गया है। और मिजनर्स प्लेक्सस का काम क्या है? कंट्रोल ऑफ रिलीज ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस। मिजनर्स प्लेक्सस ये क्या करेगा? कंट्रोल करेगा किसको? जो भी इंटेस्टिनल जूसेस है या डाइजेस्टिव जूसेस हैं, उनके सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अभी ये मैं फिर बताऊंगी कि इसकी जगह यहाँ क्यों दी गई है, क्योंकि सब म्यूकोसा में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं जो कि अपना डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करती हैं, इसलिए ये वाला प्लेक्सस सब म्यूकोसा में है। और ज़्यादातर ग्लैंड्स कहाँ होती हैं? म्यूकोसा में होती है। म्यूकोसा की जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है उससे बनी हुई होती हैं, जैसे कि गॉबलेट सेल्स होते हैं वहाँ पे। ये सारी जो ग्लैंड्स होती हैं, इनको कंट्रोल करने के लिए, इनका सिक्रीशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ कौन बैठा है? मिजनर्स प्लेक्सस बैठा है। कौन बैठा है? मिजनर्स प्लेक्सस बैठा है। सब म्यूकोसा के बाद में हमारे पास आएगी कौन? म्यूकोसा। कौन आएगी? म्यूकोसा आएगी, जो कि क्या सिक्रीट करेगी?
जो कि क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी, जो कि क्या सिक्रीट करेगी, म्यूकस सिक्रीट करेगी। अब ये जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या जो ये म्यूकोसा है, इसका जो इंटीरियर है, जो सबसे अंदर वाली लेयर है, वो ऐसे इर्रेगुलर फोल्ड्स बनाती है, जिसको क्या बोला जाता है, र्यूगे बोला जाता है। क्या बोला जाता है, र्यूगे बोला जाता है। ठीक है, इसकी जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होगी उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं एपिथेलियम। बाहर वाली क्या होगी, मस्क्यूलर लेयर होगी, मस्क्यूलर कोट होगा। अंदर बीच में होगी लैमिना प्रोप्रिया, जिसमें क्या होंगी, सारी लिम्फ वेसल, ब्लड कैपिलरीज, वेन्स, आर्टरीज, ये सारे होंगे। और जो अंदर वाली होगी उसमें क्या होंगी, एपिथेलियम होगी। क्या होगी, एपिथेलियम होगी। और एपिथेलियम के ही सेल्स क्या बनाते हैं, ग्लैंड्स बनाते हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स बनाते हैं। इतनी बात समझ आ गई। तो ये क्या है, ये हमारी 4 लेयर्स हैं किसकी, वॉल ऑफ ह्यूमन गट की, जिसमें सबसे पहली क्या है, यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे ल्यूमन आ गई, यहाँ पे क्या आ गई, हमारी ल्यूमन आ गई एलिमेंट्री कैनाल की। ठीक है, ये विसरल पेरिटोनियम, फिर मस्कुलरिस कोट, सब म्यूकोसा एंड हमारी म्यूकोसा। ठीक है, तो इसको अगर हम मार्क करना चाहें, इसको हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे कि ये क्या है, म्यूकोसा है। क्या है, म्यूकोसा है। इतनी बात समझ आए। ठीक है, आगे चलते हैं, एक बार थ्योरी हम इसकी देख लेते हैं। राइट, ये डायग्राम है, इस पे हम फिर से आएंगे। सो विसरल पेरिटोनियम के बारे में हमने देख लिया कि विसरल पेरिटोनियम किसकी बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू उसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस मीजेंट्री होती है। मीजेंट्री मैंने आपको पहले भी बता रखी है कि ब्लड की आर्टरीज, ब्लड की वेन्स, लिम्फेटिक वेसल्स, सारी ये सब नर्व्स और नर्व फाइबर जब एक साथ आती है तो उसको एक टर्म से क्या बोला जाता है, मीजेंट्री बोला जाता है। ठीक है, अब एक बात यह है कि ये विसरल पेरिटोनियम आपकी एलिमेंट्री किनाल की सबसे बाहरी लेयर तो होती है, लेकिन जो हमारी ईसोफेगस होती है, क्या होती है, जो हमारी ईसोफेगस होती है वो सीलोमिक कैविटी के बाहर रहती है। जो सीलोम है हमारी बॉडी में, राइट, हम यू सीलोमेट्स है ना, ट्रू सीलोमेट्स हैं, तो हमारी जो सीलोम है बॉडी की, उसमें से जो ईसोफेगस है वो बाहर की तरफ रहती है। कहाँ रहती है, बाहर की तरफ रहती है। इसलिए उसकी जो आउटर कोटिंग है, आउटर लेयर है, वो विसरल पेरिटोनियम नहीं है। ठीक है, उसकी ईसोफेगस की जो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना। क्या बोलते हैं, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक है, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे भी लिखा होगा। और ये किसकी बनी होती है, इर्रेगुलर कोट ऑफ डेंस इलास्टिक फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसको क्या बोला जाता है, एडवेंटिशिया एक्सटर्ना बोला जाता है। ठीक है, मस्कुलरिस कोट पे आते हैं। मस्कुलरिस कोट किसका बना होगा, लॉन्गिट्यूडनल एंड इनर सर्कुलर मसल्स का बना होगा। अब अगर हम बात करते हैं स्टमक की, तो लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल्स के साथ साथ में उसके पास एक ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं, लेयर ऑफ ऑब्लिक मसल्स भी होती हैं, एंड दिस इज फाउंड इनर टू सर्कुलर मसल फाइबर्स। ठीक है, अब अगर स्टमक का बनाते हैं, अगर हम स्टमक का बनाते हैं, लेयर्स हिस्टोलॉजी बनाते हैं, तो सबसे पहले हम ये क्या बनाएंगे, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स बनाई हमने स्टमक की। ठीक है, उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उसके बाद हमने मान लीजिए क्या बना ली, सर्कुलर मसल्स बना ली, सर्कुलर मसल्स बना ली। ठीक है, बीच में तो क्या आएगा, और बैक प्लेक्सस आएगा, बीच में यहाँ पे क्या आएगा, और ब्लैक प्लेक्सस आएगा। ऐसे यहाँ पे इन दोनों मसल्स के बीच में कौन आएगा, और बैक प्लेक्सस आएगा। ठीक है, अब इसके साथ में ही अगर स्टमक की हम बना रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑब्लिक मसल्स की लेयर भी होगी। ठीक है, ये क्या है, लेयर ऑफ ऑब्लिक मस्क्यूलर फाइबर्स। ठीक है, यहाँ पे लिखा है इनर टू द सर्कुलर मसल फाइबर्स क्या है, ऑब्लिक मसल लेयर होगी। समझ आ गई इतनी बात। और ये जो मसल फाइबर्स हैं ये अनस्ट्राइप्ड होंगी, स्मूथ होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। क्या होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी, अनस्ट्राइप्ड होंगी, अनस्ट्राइप्ड
क्या होंगी, अनस्ट्राइप्ड होंगी, एंड क्या होंगी, इनवॉलेंट्री होंगी। और अनस्ट्राइप्ड है तो हम इनको और क्या बोल सकते हैं, स्मूथ मसल्स भी बोल सकते हैं, मतलब ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, राइट। In between the longitudinal and circular muscle fibers, there is a network of nerve cells. नर्व सेल्स का नेटवर्क है और पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स का नेटवर्क है, जिसको क्या बोला गया है, और बैक प्लेक्सस बोला गया है। और ये क्या करता है, पेरिस्टाल्सिस को कंट्रोल करता है। ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं। सब म्यूकोसा की बात करें तो इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू है विच इज सप्लाइड विद ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स। और कुछ में तो ये ग्लैंड्स भी होती है। मैंने आपको क्या बताया था कि यहाँ पे क्या आने वाला है, मिजनर्स प्लेक्सस आने वाला है। तो यहाँ पे क्या मिलेंगे हमारे को, सम एरिया में ग्लैंड्स भी मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे नर्व सेल्स और सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स का क्या है, प्लेक्सस है, मिजनर्स प्लेक्सस प्रेजेंट है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होगा, मस्कुलर कोट और म्यूकोसा के बीच में, सब म्यूकोसा में प्रेजेंट होगा। इस प्लेक्सस का काम क्या है, सिक्रीशन ऑफ इंटेस्टिनल जूसेस, जो भी इंटेस्टाइन जूसेस सिक्रीट करती है उसका कंट्रोल करना मिजनर प्लेक्सस का काम है, ठीक है। म्यूकोसा पे आ जाते हैं। म्यूकोसा इनर मोस्ट लेयर है, क्या है, इनर मोस्ट लेयर लाइनिंग है, जो लाइन किसको कर रही है, ल्यूमन को कर रही है। इसका नाम क्यों रखा है म्यूकोसा, क्योंकि ये सिक्रीट करती है म्यूकस को, ताकि जो इनर लाइनिंग है उसको ल्यूब्रिकेट कर सके और जो मूवमेंट है फूड का, या फिर हम काइम बोले, जो काइम का मूवमेंट है वो बिना किसी घर्षण के, बिना किसी फ्रिक्शन के आगे बढ़ सके, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, इर्रेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिसको र्यूगे बोलते हैं। म्यूकस इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स, म्यूकोसा इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर्स। मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, क्या बोला है, मस्क्यूलरिस म्यूकोसा, जायज सी बात है, मस्क्यूलरिस नाम है मतलब मसल्स आएंगी इसमें। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हमेशा बाहर रहती हैं। इनर सर्कुलर मसल्स, अंदर में क्या होंगी, सर्कुलर मसल्स हैं, और दोनों ही क्या है, अनस्ट्राइप्ड है, मतलब क्या है, स्मूथ है, क्या है, स्मूथ है, और हमारे कंट्रोल से बाहर है, इनवॉलेंट्री है, क्या है, इनवॉलेंट्री है। लैमिना प्रोप्रिया की बात करें तो लैमिना प्रोप्रिया फिर लूज कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ है, ब्लड वेसल्स हैं, ग्लैंड्स है, और लिम्फॉइड टिश्यू उसमें प्रेजेंट है, क्योंकि म्यूकोसा में तो ग्लैंड्स होंगी ही होंगी। तो ग्लैंड्स कहाँ होंगी, लैमिना प्रोप्रिया में होंगी। कहाँ होंगी, लैमिना प्रोप्रिया में होंगी। एपिथीलियम की अगर हम बात करते हैं तो एपिथीलियम क्या बनाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाता है, साथ ही में विलाय बनाता है, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन्स में। तो अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में जो एपिथीलियम है वो क्या बनाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएगा। क्या बनाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएगा। और यही हम एपिथीलियम की बात करें इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन में एपिथीलियम किस में बदल जाती है, विलाई में बदल जाती है, जो सरफेस ऑफ एब्जॉर्प्शन बढ़ाती है। साथ ही में क्या बनाएगी, वो इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बनाएगी। क्या बनाएगी, इंटेस्टिनल ग्लैंड्स बनाएगी। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। अब ये एक डायग्राम लाई हूँ जिसमें आपको सारी मेम्ब्रेन्स बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखेंगी। सिरोसा है जिसको हमने बोला विसरल पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट लेयर है, क्या है, आउटर मोस्ट लेयर है। उसके अंदर क्या आएगी, मस्क्यूलरिस लेयर आएगी, जो किससे बनी होगी, बाहरी किससे होगी, बाहर वाली लेयर क्या होगी, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की होगी, और उसके अंदर क्या होंगी, सर्कुलर मसल्स होंगी। उसके अंदर क्या आएगा, सब म्यूकोसा आएगा, सब म्यूकोसा, ये लाइट पिंक वाली मेम्ब्रेन है, लेयर है, एंड उसके अंदर आएंगी म्यूकोसा। म्यूकोसा के इंटरनल वाली लेयर्स क्या है, म्यूकोसा के इंटरनल वाली लेयर्स क्या हैं, उन्होंने र्यूगे बना रखे। तो ये जो है इनको क्या बोला है हमने, र्यूगे, राइट। और म्यूकोसा मेम्ब्रेन क्या सिक्रीट करती है, म्यूकस सिक्रीट करती है। जो म्यूकस है वो यहाँ आता है ताकि खाने को आगे बढ़ने में क्या मिल सके, ल्यूब्रिकेशन मिल सके। इतनी बात समझ आएगी। और जो इस सेंटर है ये क्या है, ल्यूमन है, क्या है, ल्यूमन है, ठीक है, समझ आ गई इतनी सी बात। अब हम आ जाते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स पे। जो हम ग्लैंड्स बार बार बोल रहे हैं, उनमें से एक प्रकार की ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड आज हम पढ़ने वाले हैं।
और एक बात और मैं बताना चाहूँगी कि जो ऑरबैक प्लेक्सस है और मिजनर्स प्लेक्सस है, ये दोनों ही प्लेक्सस में किस में एब्सेंट है, ईसोफेगस में एब्सेंट रहेंगे, क्योंकि ईसोफेगस में किसी तरीके का क्या नहीं होना, सिक्रीशन नहीं होना, तो मिजनर्स प्लेक्सस का काम नहीं है। और ऑरबैक प्लेक्सस इसमें एब्सेंट रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही सिंपल क्या है, ऊपर से नीचे आने वाला कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो ईसोफेगस मैनेज कर लेती है, उसमें ऑरबैक प्लेक्सस का कोई काम नहीं है, राइट। सलाइवरी ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड नाम सुनते ही हमारे को क्या समझ आता है कि ये क्या रिलीज करेगी या क्या सिक्रीट करेगी, सलाइवा सिक्रीट करेगी। क्या सिक्रीट करेगी, सलाइवा सिक्रीट करेगी, डिस्चार्ज द सिक्रीशन इनटू ओरल कैविटी। और कहाँ सिक्रीट करेगी, हमारे मुंह के अंदर, ओरल कैविटी, बकल कैविटी के अंदर सिक्रीट करेगी। मैन में या ह्यूमंस में क्या 3 तरह की हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं। क्या होती हैं, 3 तरह की हमारे पास सलाइवरी ग्लैंड्स हो सकती हैं। एक होती है जो कि किसके पास प्रेजेंट होती है, हमारे कान के पास में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, कान के पास में प्रेजेंट होती है। 3 तरह की है, पहली है पैरोटिड, दूसरी है सबलिंगुअल और तीसरी है, सबसे पहले मैं लिखूंगी यहाँ पे पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड को अपन एसजी से शॉर्ट फॉर्म बना लेते हैं। क्या है सलाइवरी ग्लैंड का शॉर्ट फॉर्म, एसजी। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है, पैरोटिड ग्लैंड हमारे यहाँ प्रेजेंट होती है कान के पास में, और इसका जो सिक्रीशन होता है, इसका जो सिक्रीशन होता है वो हमारे ऊपर वाले जॉ के सेकंड मोलर पे होता है। ठीक है, कहाँ होता है, ऊपर वाले जॉ के सेकंड मोलर पे होता है। किसका सिक्रीशन, पैरोटिड ग्लैंड का सिक्रीशन या सलाइवा सिक्रीशन। और ये क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। उसके बाद में कौन आएगी, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। क्या आएंगी, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स। ठीक है, अब ये जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स हैं, ये मीडियम साइज की, क्या है, ये मीडियम साइज की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये यहाँ प्रेजेंट होती है। जो हमारा एंगल है, जॉ का जो एंगल है, यहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। और इसका सिक्रीशन कहाँ होता है, जो हमारे लोअर इंसिजर्स है, आगे के जो 4 दांत है, इनके पीछे हमारा सिक्रीशन होता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। जो सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड है, जो सबसे छोटी सलाइवरी ग्लैंड है, उसका नाम है सबलिंगुअल। क्या है, उसका नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है इसका, सबलिंगुअल है। मतलब ये जुबान के नीचे बकल कैविटी की जमीन पर से इसका प्रेजेंस है और यहीं इसका सिक्रीशन भी होगा। ये क्या है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। क्या है ये, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है। और जो पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड का जो सिक्रीशन है वो कहाँ होगा, ऊपर होगा। पैरोटिड सलाइवरी ग्लैंड की डक्ट कहाँ खुलेगी, अपर जॉ के सेकंड मोलर पे खुलेगी। और इसकी डक्ट का क्या नाम होगा, स्टेंसन डक्ट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, इसकी डक्ट को क्या बोलेंगे, स्टेंसन डक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्टेंसन डक्ट। ये आपको आगे थ्योरी में भी लिखा हुआ मिलेगा। सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड की डक्ट को सब मैंडिब्यूलर डक्ट बोल दो, या फिर क्या बोल सकते हो, ऑफ वॉर्टन्स डक्ट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, वॉर्टन्स डक्ट भी बोल सकते हो। और सबलिंगुअल ग्लैंड की डक्ट को हम बोलेंगे डक्ट ऑफ रिविनस। क्या बोलेंगे, डक्ट ऑफ रिविनस बोलेंगे। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं आगे कि क्या क्या ग्लैंड्स हैं। ये डायग्राम दिया गया है, यहाँ पे आपका कान आ जाता है, तो कान के पास में कौन है, कान के पास में कौन सी ग्लैंड आ गई, ये पैरोटिड ग्लैंड आ गई। क्या आ गई, ये पैरोटिड ग्लैंड आ गई। और पैरोटिड ग्लैंड की ये क्या जारी है, वाइट कलर से चलाते हैं, शायद आपको दिखे यहाँ पे। पैरोटिड ग्लैंड की ये डक्ट जारी है, और ये डक्ट कहाँ खुल रही है, देखो पैरोटिड ग्लैंड कहाँ खुल रही है, अपर जॉ में खुल रही है, सेकंड मोलर के पास में। और इसकी डक्ट को हम क्या बोलेंगे, पैरोटिड ग्लैंड की डक्ट को हमने क्या बोला था, स्टेंसन्स डक्ट बोला था। क्या बोला था, स्टेंसन्स डक्ट बोला था।
अब ये क्या है, सबलिंगुअल डक्ट्स दिख रही है हमारे को, और इसके साथ ही में क्या है यहाँ पे सबलिंगुअल ग्लैंड्स है। अगर हम यहाँ सामने से देखें तो ये क्या है, हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स है, जिसकी डक्ट्स कहाँ खुल रही हैं, देखो राइट, दिख रही है आपको ये यहाँ पे क्या जा रहा है, स्मॉल स्मॉल डक्ट्स ऐसी जा रही हैं, तो इनको क्या बोल रहे हैं, सबलिंगुअल डक्ट्स बोल रहे हैं, या फिर हम इनको क्या बोलेंगे, डक्ट्स ऑफ रिवीनस, क्या बोलेंगे, डक्ट्स ऑफ रिवीनस, ठीक है। उसके बाद में हमारे को दिख रही है सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड, जो कि कहाँ है, एंगुलर, लोअर जॉ के एंगल पे, ये जो एंगल बन रहा है, जहां से हमारा ये एंगल बन रहा है, इस जगह पे हमारे को क्या मिलेगी, सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स मिलेंगी, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई, आगे पढ़ लेते हैं अब एक बार। सो पैरेटेड ग्लैंड्स लार्जेस्ट ग्लैंड्स है, क्या है, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स है, सिचुएटेड नियर द ईयर्स, कान के पास में। इनकी डक्ट्स कहाँ खुलती है, ओवर कैविटी में, ओरल कैविटी में, अपर सेकेंड मोलर्स के पास में। डक्ट ऑफ पैरेटेड ग्लैंड इज कॉल्ड स्टेनसन डक्ट, उसको क्या बोलते हैं, स्टेनसन डक्ट बोलते हैं। सबलिंगुअल ग्लैंड क्या होती है, सबलिंगुअल मतलब जो जुबान के नीचे प्रेजेंट होती है, स्मॉलेस्ट सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, और इनकी ग्लैंड को या तो सबलिंगुअल डक्ट बोलो या फिर डक्ट ऑफ रिविनस बोलो, राइट। सब मैंडिब्यूलर जो ग्लैंड्स है, जो सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स है वो क्या है, मीडियम साइज, क्या है, मीडियम साइज सलाइवरी ग्लैंड्स है, एंड ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एंगल्स ऑफ लोअर जॉ पे, यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं, एंड उनकी डक्ट्स कहाँ खुलती हैं, लोअर सेंट्रल इंसिजर्स पे खुलती हैं, कहाँ खुलती है, लोअर सेंट्रल इंसिजर्स पे खुलती हैं, ठीक है। जो हमारी सबलिंगुअल होती है उनकी तो जुबान के नीचे ही ओपनिंग हो जाती है, राइट, जुबान के नीचे ही ओपनिंग हो जाती है, लेकिन जो सब मैंडिब्यूलर हैं उनकी ओपनिंग कहाँ होगी, उनकी ओपनिंग होगी हमारे लोअर इंसिजर्स पे, राइट, ठीक है। अब डक्ट्स ऑफ सब मैंडिबुलर डक्ट्स को क्या बोलते हैं, ग्लैंड को क्या बोलते हैं, वॉटन डक्ट बोलते हैं। पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड, ज़्यादातर जो सलाइवा है वो कौन सिक्रीट करता है, ज़्यादा से ज़्यादा सलाइवा, सबसे बड़ी ग्लैंड, सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड सिक्रीट करेगी पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड, और जो दूसरे जो ग्लैंड्स हैं सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, वो थोड़ा बहुत सलाइवा सिक्रीट करते हैं, लेकिन वो ज़्यादातर क्या सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करते हैं, ठीक है। सो मच ऑफ द सलाइवा या सलाइवरी अमाइलेज या टाइलिन अल्फा अमाइलेज इज सिक्रीटेड बाय पैरेटेड सलाइवरी ग्लैंड्स, एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स एंड सब मैंडिब्यूलर ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवरी अमाइलेज एंड म्यूकस, अमाइलेज के साथ में म्यूकस भी सिक्रीट करती है। तो अमाइलेज का क्या काम है, अमाइलेज का काम है शुगर को ब्रेक डाउन करना, किसको ब्रेक डाउन करना, शुगर को ब्रेक डाउन करना, राइट, शुगर ब्रेक डाउन करता है ये। तो कभी अगर आपने चपाती को अगर एक बाइट बिना किसी सब्जी के साथ या बिना उस पर कुछ लगाए, अगर सिर्फ आप चपाती को चबाते हैं और उसको अपनी सलाइवा से मिक्स करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको थोड़ा बहुत मीठा स्वाद आता है। क्यों होता है, क्योंकि जो चपाती है वो किसकी बनी हुई है, व्हीट फ्लावर की बनी हुई है, उसमें शुगर्स हैं, और वो शुगर कौन तोड़ता है, अमाइलेज तोड़ता है। तो जब वो कॉम्प्लेक्स शुगर टूट के सिंपल कार्बोहाइड्रेट बनती है, तो आपको कैसा टेस्ट आता है, शुगर का मीठा स्वाद आता है, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं ना, मुंह में मिर्ची लग गई तो कोरी चपाती चबा लो, राइट, इसीलिए बोलते हैं। सो सलाइवरी अमाइलेज हर्बीवोर्स में एब्सेंट रहता है। अब हमने कई बार देखा है कि बच्चों में आपका यहाँ से गला सूज जाता है, उसको बोलते हैं मम्स, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मम्स। तो मम्स क्यों होते हैं, जो पैरेटेड ग्लैंड्स हैं आपके कान के पास में, उनमें इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ जाती है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, मम्स बोलते हैं, ठीक है। अब जो फ्लूइड सिक्रीटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड्स कॉन्स्टिट्यूट सलाइवा, और सलाइवा जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, जिसका पीएच क्या होता है, 6.8 होता है, क्या होता है, 6.8 होता है सलाइवा का पीएच। साथ ही में सलाइवा में क्या होगा, सलाइवरी अमाइलेज होएगा या फिर अल्फा अमाइलेज होगा, जिसको टाइलिन भी बोल सकते हैं। उसमें कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं, जैसे कि Na+, K+, Cl-, क्लोराइड आयन्स है, पोटाशियम आयन, सोडियम आयन्स, राइट, एंड साथ ही में कुछ बाइकार्बोनेट आयन्स भी होते हैं। ये सब कहाँ से मिलते हैं हमारे को, ये सब हमारे को ब्लड से, लिम्फ से, इन सब चीज़ों से मिलते हैं। इसी के साथ में हमारे पास और क्या होंगे,
कुछ थायोसाइनेट के आयंस भी हमारे को मिलेंगे सलाइवा में। क्या मिलेंगे? थायोसाइनेट के आयंस भी हमारे को सलाइवा में मिलेंगे। ठीक है, 1,500 से 1,000 मतलब 1 लीटर से 1.5 लीटर सलाइवा हमारी बॉडी में रोज बनता है और रोज सिक्रीट होता है। मिक्सचर ऑफ वाटर, पानी का मिक्सचर, साथ ही में क्या है? इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम आयंस, पोटेशियम आयंस, क्लोरीन माइनस आयंस एंड बाइकार्बोनेट आयंस भी हमारे को मिल सकते हैं, राइट। एंड यहाँ पे क्या है? ये कहाँ से आते हैं? ब्लड प्लाज्मा से, म्यूकस से एंड सीरस फ्लूइड से, वाटरी कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सलाइवा से मिल सकते हैं। साथ ही में सलाइवरी अमाइलेस होता है, टाइलिन होता है एंड लाइजोसोम्स होते हैं। तो लाइजोसोम्स क्या करते हैं? एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? लाइजोसोम्स या लाइजोजाइम्स भी होते हैं। लाइजोसोम्स नहीं, लाइजोजाइम्स होते हैं। ये एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया को, किसको किल करेंगे? एंटीबैक्टीरियल एजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया को ये किल करते हैं। थायोसाइनेट आयंस हमने लिख दिया। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे सलाइवा में क्या होता है? वाटर होता है, और वाटर के साथ में क्या होगा? थोड़ा थोड़ा म्यूकस होगा। ठीक है, आयंस ऑफ थायोसाइनेट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन दी सलाइवा। तो ये किसकी बात खत्म हो गई? यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड्स की बात खत्म हो गई। अब हम आएंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर। अब हम किस पे आएंगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के ऊपर आएंगे। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में आपको चीफ सेल्स, पेराइटल सेल्स मिलेंगे या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स की बात होगी। ठीक है, इन सारी ग्लैंड्स की बात हम करेंगे। म्यूकस ग्लैंड्स हमारे पास होंगी। तो ये किससे बने होंगे? जो हमारी म्यूकस में जो एपिथीलियम थी अंदर, उसके बने हुए होंगे। किसके बने होंगे? जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन की जो एपिथीलियम लेयर थी उसके बने हुए होंगे। ये न्यूमरस होते हैं, काफ़ी सारे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स होती हैं। मतलब ग्लैंड होगी और ग्लैंड के बाहर क्या होगी? एक ट्यूब होगी। ग्लैंड होगी और ग्लैंड के बाहर एक ट्यूब होगी। पीछे एक डायग्राम गया है, उसको हम पढ़ेंगे तब आप समझ सकेंगे कि इनको ट्यूब्यूलर ग्लैंड्स क्यों बोला गया है। द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिथीलियम। अब ये देखिए, ये क्या है? स्टमक है। ये स्टमक की लाइनिंग है। ये क्या है? स्टमक की लाइनिंग है। ये जो र्यूगे बनाती है एपिथीलियम या म्यूकस मेम्ब्रेन, ये वो बने हुए हैं। अब इनमें क्या है? यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक है, यहाँ पे क्या है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये है सरफेस ऑफ म्यूकस सेल्स, राइट। इसको ये क्या सिक्रीट करेगा? म्यूकस रिलीज करेगा। ठीक है, म्यूकस नेक सेल, ये म्यूकस का नेक है जो फिर से म्यूकस सिक्रीट करेगा। फिर आ गए हमारे पेराइटल सेल्स। क्या आ गए हमारे? पेराइटल सेल्स। पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं? या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाते हैं। जो हम कहते हैं कि हमारी पेट में HCl निकलता है, वो कौन बनाता है? पेराइटल सेल। चीफ सेल्स जो होते हैं वो पेप्सिनोजिन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज सिक्रीट करता है। चिंता मत करो, अभी हम सब डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हो गए चीफ सेल्स और ये हो गई गैस्ट्रिक सेल्स, या फिर इनको क्या बोलते हैं? जो गैस्ट्रिन रिलीज करते हैं, जी सेल्स। गैस्ट्रिन क्या होता है? हमारा एक हार्मोन होता है जो कि स्टमक में रिलीज होता है। ठीक है, राइट। ये क्या है? पूरी डाइजेस्टिव एपिथीलियम है। किसकी? स्टमक की। किसकी? डाइजेस्टिव एपिथीलियम ऑफ किसकी है? ये स्टमक की है। अभी इंटेस्टाइन्स की भी हम बाद में पढ़ेंगे, राइट। ठीक है, सो सबसे पहले हम जिनकी बात करने वाले हैं वो है चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स। क्या बोला है हमने? चीफ सेल्स या फिर इनको बोला है पेप्टिक सेल्स, या फिर हम इसको जाइमोजेनिक सेल्स भी बोल सकते हैं। या ये ज़्यादातर कहाँ प्रेजेंट होंगे? बेसल इन लोकेशन एंड सिक्रीट गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। एंजाइम सिक्रीट करते हैं जैसे कि क्या? पेप्सिनोजेन। क्या सिक्रीट करेंगे? पेप्सिनोजेन। अब ये इनोजेन लिखा है तो मैंने आपको क्या बोला था? ये इनएक्टिव फॉर्म में है। क्या है? इनएक्टिव फॉर्म में। प्रोरेनिन, प्रो लिखा है आगे तो मतलब ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये एक्टिव में बदलेगा। अब ये जो प्रोरेनिन है ना, ये सिर्फ बच्चों में होता है क्योंकि बच्चों की डाइट क्या होती है? ज़्यादातर दूध वाली डाइट होती है, राइट। तो ये उनमें होता है, अडल्ट्स में हमारे को ये नहीं दिखेगा। साथ ही में हमारे पास थोड़ा बहुत गैस्ट्रिक अमाइलेज होगा।
कि अगर कोई शुगर्स बची हैं तो वो गैस्ट्रिक अमाइलेज ब्रेक डाउन कर देगा। साथ ही में जो गैस्ट्रिक लाइपेज भी हमारे को मिलता है वो यहाँ क्या डाइजेस्ट करेगा, फैट डाइजेस्ट करेगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही फैट डाइजेस्ट कर सकता है, छोटा सा रोल है। तो क्या प्रो एंजाइम या जाइमोजेंस हैं, पेप्सिनोजेन है और प्रोरेनिन है। चीफ सेल्स और क्या प्रोड्यूस करते हैं, छोटा छोटा अमाउंट, थोड़ा थोड़ा क्या, गैस्ट्रिक अमाइलेज और गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करते हैं। गैस्ट्रिक अमाइलेज काम नहीं कर पाता जब क्या, HCl सिक्रीट हो जाए। HCl के सिक्रीट होते pH बहुत ही कम हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक pH में गैस्ट्रिक अमाइलेज काम नहीं कर सकता। गैस्ट्रिक लाइपेज की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा बहुत डाइजेशन ऑफ फैट में कंट्रीब्यूट करता है। प्रोरेनिन इज सिक्रीटेड इन यंग मैमल्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें प्रोरेनिन होता है, क्योंकि उनकी जो डाइट होती है, उनकी डाइट में ज़्यादातर क्या होता है, मिल्क होता है, राइट। इट इज़ नॉट सिक्रीटेड इन अडल्ट्स, अडल्ट्स में नहीं बनता है। उसके बाद हम यहाँ करेंगे ऑक्जेंटिक सेल्स। क्या करेंगे, ऑक्जेंटिक सेल्स करेंगे, जिनको और क्या बोला गया है, पेराइटल सेल्स भी बोला गया है, ठीक है। ये सब बहुत बड़े होते हैं एंड बहुत सारे भी होते हैं, और ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं। क्या, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पेराइटल सेल्स क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, HCl सिक्रीट करते हैं। इनको और क्या बोला जाता है, ऑक्जेंटिक सेल्स भी बोला जाता है। HCl के साथ साथ में ये और क्या सिक्रीट करते हैं, जो कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हमने पढ़ा था, याद है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर हमने पढ़ा था। क्यों पढ़ा था ये फैक्टर हमने, क्या काम था इस फैक्टर का, कि ये किसके एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा इंटेस्टाइन में, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगा इंटेस्टाइन में। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर भी कौन सिक्रीट करेगा, ऑक्जेंटिक सेल्स सिक्रीट करेंगे, ठीक है। पेराइटल सेल्स बोला जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा बेसमेंट मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में काम आता है, ठीक है। उसके बाद आ गए हमारे म्यूकस सेल्स, या जिनको हमने क्या बोला है, गॉबलेट सेल्स बोला है हमने। और ये कहाँ पढ़ा था कि ये कॉल्यूमनर एपिथेलियम से बने हुए होते हैं। याद है आपको वो डायग्राम जो हमने स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स में पढ़ा था, कि ऐसे गॉबलेट सेल्स होते हैं और इसमें से ये ऐसे म्यूकस सिक्रीट करते हैं, याद आ रहा है। इनको हमने क्या बोला था, गॉबलेट सेल्स बोला था, जो कि क्या सिक्रीट करते थे, म्यूकस सिक्रीट करते थे। इन्हीं की हम यहाँ बात करने वाले हैं कि ये क्या है, थ्रू आउट द एपिथेलियम प्रेजेंट रहेंगे, म्यूकोसा की एपिथेलियम में प्रेजेंट रहेंगे, और क्या सिक्रीट करते रहेंगे, म्यूकस सिक्रीट करते रहेंगे, ताकि किसी भी तरह का फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है। ये सारी बात हो गई। अब ये सारे सेल्स, जो तीनों सेल्स हैं, कौन कौन से सेल्स हैं, चीफ सेल्स या फिर पेप्टिक सेल्स या फिर जाइमोजन सेल्स बोलते हैं जिनको, वो उनका क्या था सिक्रीशन, प्रोरेनिन, पेप्सिनोजेन, गैस्ट्रिक अमाइलेज, गैस्ट्रिक लाइपेज, इसको मिला लो। साथ में किसको मिला लो, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स का सिक्रीशन मिला लो, जो कि क्या था, HCl एंड कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। साथ ही में हमारा म्यूकस है। क्या क्या है, क्या क्या है, जल्दी बताते जाओ, क्या क्या है, हमारा पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन। साथ ही में क्या है, प्रोरेनिन है अगर बच्चा है तो। और क्या है हमारे पास में, गैस्ट्रिक अमाइलेज है। क्या है, गैस्ट्रिक अमाइलेज। साथ ही में क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज भी है। क्या है, गैस्ट्रिक लाइपेज है। ये तो किसके हो गए, ये सारे सिक्रीशन किसके हुए, चीफ सेल्स के हुए, चीफ सेल्स के हुए कि नहीं हुए, राइट, चीफ सेल्स के हो गए। उसके बाद में हमारे पास कौन आया, ऑक्जेंटिक सेल्स या पेराइटल सेल्स। उनका सिक्रीशन क्या है, इनके सिक्रीशन को अलग कलर से लिख देते हैं, चलो ठीक है, आपको मज़ा आएगा, थोड़ा सा अलग कलर से लिखते हैं। उनका सिक्रीशन है हमारे पास HCl और साथ ही में ही कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या है, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, ये इनका सिक्रीशन हो गया, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास क्या होगा, गॉबलेट सेल्स का सिक्रीशन होगा, और वो क्या होगा, म्यूकस होगा, राइट।
तो ये सारा क्या है, ये सारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस है। ये सारा क्या है, गैस्ट्रिक जूस है जो पेट में रिलीज होता है। और अडल्ट्स में गैस्ट्रिक जूस का पीएच HCl बहुत ज़्यादा सिक्रीट होने की वजह से इसका पीएच अडल्ट्स में क्या हो जाता है, अडल्ट्स में पीएच हो जाता है 1 से 1.5 के बीच में, जबकि ये पीएच अगर हम यंग इन्फेंट्स या चिल्ड्रन में देखें तो 5 पीएच के करीब करीब रहता है। ठीक है, गैस्ट्रिक जूस पूरे दिन में 2000 ml से लेकर 3000 ml, मतलब 2 लीटर से लेकर 3 लीटर हर रोज बनता है हमारी बॉडी में, राइट। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 2 प्रोएंजाइम्स, मतलब इनएक्टिव एंजाइम्स पेप्सिनोजन एंड प्रोपेप्सिन भी बोल सकते हैं इसको, या फिर प्रोरेनिन। साथ ही में गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज, म्यूकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। द एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैज द फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। 2 तरीके के और सेल्स हम यहाँ पढ़ेंगे, एंडोक्राइन सेल्स और साथ ही में हम क्या पढ़ेंगे, स्टेम सेल्स पढ़ेंगे। तो एंडोक्राइन सेल्स क्या कर रहे हैं, आप समझ सकते हो कि हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। क्या सिक्रीट करती हैं, हार्मोन सिक्रीट करती हैं। तो ये सेल्स भी क्या होंगे, ऐसे कुछ सेल्स होंगे जो कि हार्मोन सिक्रीट करेंगे। क्या करेंगे, हार्मोन सिक्रीट करेंगे। 2 तरीके के सेल्स होते हैं एंडोक्राइन सेल्स, 2 तरीके के सेल्स होते हैं एंडोक्राइन सेल्स। एक होते हैं आर्गनटफिन सेल्स। कौन से सेल्स होंगे, आर्गनटफिन सेल्स होंगे। और एक होंगे गैस्ट्रिन सेल्स। कौन से सेल्स होंगे, गैस्ट्रिन सेल्स होंगे। ये जो गैस्ट्रिन सेल्स हैं ये तो गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे। आर्गनटफिन सेल्स 3 चीजें रिलीज करते हैं, सेरोटोनिन, सोमैटोस्टैटिन एंड एक चीज और सिक्रीट करते हैं, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सेरोटोनिन, राइट, सोमैटोस्टैटिन एंड हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं, राइट। क्या सिक्रीट करते हैं, हिस्टामिन सिक्रीट करते हैं। तो ये 2 सेल्स फिर से कहाँ प्रेजेंट हुए, हमारी गैस्ट्रिक लाइनिंग में प्रेजेंट होंगे, स्टमक की। ठीक है, क्या क्या प्रेजेंट है, आर्गनटफिन सेल्स और गैस्ट्रिन सेल्स। गैस्ट्रिन सेल्स नाम से हमें पता चल रहा है, जो जी सेल्स थे, जो हमने क्या पढ़े थे, जी सेल्स थे जो गैस्ट्रिन रिलीज कर रहे थे, वो कौन है, गैस्ट्रिन सेल्स होंगे और गैस्ट्रिन रिलीज करेंगे। सेरोटोनिन क्या है, एक तरीके का वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, राइट। और वो किसको स्टिम्युलेट करेगा, स्मूथ मसल्स को स्टिम्युलेट करके जाएगा कि भाई चलो कॉन्ट्रैक्शन चालू करो। ठीक है, सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन बोलता है कि बस काफ़ी हुआ, वो रेगुलेट करता है या इनहिबिट करता है किसी भी और गैस्ट्रिक सेल्स के सिक्रीशन को, राइट। समझ आ गई। अभी आगे पढ़ लेते हैं। दे आर आर्गनटफिन सेल्स एंड गैस्ट्रिन सेल्स। आर्गनटफिन सेल्स प्रोड्यूस सेरोटोनिन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, सेरोटोनिन, लिखा हमने ऊपर। साथ ही में सोमैटोस्टैटिन और साथ ही में क्या, हिस्टामिन भी सिक्रीट करते हैं। हिस्टामिन क्या करता है, ब्लड वेसल्स की वॉल को क्या करता है, इनलार्ज कर देता है, राइट। सो गैस्ट्रिन सेल्स क्या करते हैं, ये पाइलोरिक रीजन में प्रेजेंट होते हैं। पाइलोरिक रीजन आपको याद है, स्टमक जब हमने बनाया था तो स्टमक में ड्यूडेनम से पहले हमने क्या बनाया था, एक पाइलोरिक रीजन बनाया था, जिसमें क्या क्या आता है, पाइलोरिक एंट्रम आता है, और ड्यूडेनम से पहले यहाँ पे और एक क्या आती है, पाइलोरिक कैनाल भी आती है। क्या आती है, पाइलोरिक कैनाल भी आती है। तो ये इसी जगह पे प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिन सेल्स, राइट। एंड दे स्टोर द हार्मोन गैस्ट्रिन। तो सेरोटोनिन क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर था और स्मूथ मसल्स को स्टिम्युलेट करता है, स्मूथ मसल्स को स्टिम्युलेट करती है। जबकि सोमैटो, ये क्या है, सोमैटोस्टैटिन है। क्या है ये, सोमैटोस्टैटिन है। सोमैटोस्टैटिन क्या करेगा, इनहिबिट करेगा या सप्रेस करेगा फॉर रिलीज ऑफ हॉर्मोन्स फ्रॉम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, कि भाई गैस्ट्रिन को रोक दो गैस्ट्रिन को, ताकि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ना हो, एक लिमिट में ही होना चाहिए। ठीक है,
उसके बाद में हिस्टामिन क्या करता है, इनलार्ज करता है या डायलेट कर देता है किसकी, ब्लड वेसल्स की वॉल्स को। क्या करता है, डायलेट करता है ब्लड वेसल्स की वॉल को। साथ ही में गैस्ट्रिन क्या स्टिम्युलेट करता है, गैस्ट्रिन नाम से हमें पता चल रहा है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को स्टिम्युलेट कर रहा है। किसको स्टिम्युलेट कर रहा है, गैस्ट्रिन स्टिम्युलेट करेगा किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ऐसे यहाँ लिख सकते हैं आप फ्लो चार्ट में कि गैस्ट्रिन स्टिम्युलेट कर रहा है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कि भैया तुम अपने गैस्ट्रिक जूसेस सिक्रीट करो। क्या करो, सिक्रीट गैस्ट्रिक जूसेस। किसको, गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रीट करने के लिए इनको स्टिम्युलेट करता है, ठीक है, टू रिलीज देयर गैस्ट्रिक जूसेस। ठीक है, दूसरे तरीके के सेल्स, पहले तरह के सेल्स हमने क्या पढ़े थे, एंडोक्राइन सेल्स। दूसरे तरीके के सेल्स है स्टेम सेल्स। कई बार क्या होता है, हमारे स्टमक में क्या होता है, पेप्टिक अल्सर्स हो जाते हैं या फिर गैस्ट्रिक अल्सर्स हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की वजह से हो जाते हैं। ज़्यादा एसिड बनने की वजह से हमारे स्टमक की लाइनिंग में अल्सर्स हो जाते हैं। तो जब वो हील होते हैं तो वहाँ के कुछ सेल्स क्या होंगे, डिस्ट्रॉय होंगे, डाई होंगे। उनको रिपेयर करने के लिए वहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या कर रहे हो, कैसे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होते हैं एंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, एपिथीलियम में प्रेजेंट होते हैं। वो मल्टीप्लाई करते रहते हैं और रिप्लेस करते रहते हैं पुराने सेल्स को। पेप्टिक अल्सर्स के अलावा नॉर्मल वियर एंड टियर भी तो होता है। तो जब वियर एंड टियर होगा तो पुराने सेल्स तो मरेंगे और जाएंगे और नए सेल्स वापस भी तो आएंगे। तो नए सेल्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, ये स्टेम सेल्स रिप्लेस कर रहे हैं। ये और ज़्यादा बनने लगते हैं जब किसी तरह की इंजरी या डैमेज हो जाती है, कहाँ, गैस्ट्रिक एपिथीलियम में, राइट। सो व्हेन देयर इज अ गैस्ट्रिक अल्सर, राइट, तब ये जो स्टेम सेल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा बनने लगते हैं। कैसे बनने लगते हैं, काफ़ी ज़्यादा बनने लगते हैं एंड दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हीलिंग। ठीक है, तो जो स्टेम सेल्स होते हैं जब वियर एंड टियर हो जाता है या किसी भी तरह के अल्सर्स हो जाते हैं तो इनका काम क्या है कि जो भी पुराने सेल्स मर गए, टूट गए, उनको वापस से रिप्लेस करना है। इतनी बात समझ आ गई। तो बेटा एक डायग्राम हमारा पीछे छूट गया था, उस डायग्राम को हम एक बार यहाँ पे दोबारा रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वो वॉल्स हैं, हिस्टोलॉजी का डायग्राम है, उसमें आपको सब म्यूकोसा में कैसे ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं वो पूरा डायग्राम है यहाँ पे। एक बार अपन देख लेंगे, उसके बाद हम पूरा डायग्राम समझ लेंगे और आपको पूरी सिचुएशन समझ आ जाएगी। ये वाला डायग्राम है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, ये क्या है, हमारी एलिमेंट्री किनाल आ रही है। सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, सिरोसा है, विसरल पेरिटोनियम है। ठीक है, इसी डायग्राम में पूरा हिस्टोलॉजी आपको बता रखा है। बहुत ही बेहतरीन डायग्राम है। चलो एक बार शुरू से देख लेते हैं। सिरोसा किससे बनी होती है, स्क्वामस एपिथेलियम से एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से। देखो दोनों लिखा हुआ है, एपिथेलियम एंड एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और ये किससे सप्लाइड होगी, ये किससे सप्लाइड होगी, मीजेंट्री से सप्लाइड होगी। मीजेंट्री में आपको रेड कलर की ये आर्टरी मिलेगी और नर्व्स मिलेंगी, और ब्लू कलर की यहाँ पे वेन्स मिलेगी। येलो कलर की क्या है, नर्व्स हैं। तो ये किसको सप्लाई कर रही हैं, सिरोसा को सप्लाई कर रही है। देख रहे हो आप, सिरोसा को सप्लाई कर रही है। सिरोसा के बाद कौन आया, मस्क्यूलैरिस आया। मस्क्यूलैरिस में क्या होंगी, बाहर की तरफ तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होंगी, ये रही लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और अंदर की तरफ क्या होगा, सर्कुलर मसल्स होंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या होगा, और बैक प्लेक्सस होगा। मस्क्यूलैरिस के अंदर क्या आएगी, सब म्यूकोसा आएगी। क्या आएगी, सब म्यूकोसा आएगी। अब ये देखो ये क्या है, सब म्यूकोसा, ये क्या है, ये सब म्यूकोसा है। ये वाली क्या है, सब म्यूकोसा है। और ये आपको छोटी छोटी ग्लैंड्स दिख रही हैं यहाँ पे, फ्लावर जैसी बनी हुई। ये देखो ये दिख रही है, सब म्यूकोसा में एक ग्लैंड दिख रही है। तो ये क्या है, ग्लैंड्स है सब म्यूकोसा में। इसलिए यहाँ पे क्या दिया गया है, मिजनर्स, क्या दिया गया है, प्लेक्सस दिया गया है। क्या दिया गया है, मिजनर्स प्लेक्सस दिया गया है। ठीक है, मिजनर्स प्लेक्सस क्या करेगा, इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा। क्या करेगा, इन ग्लैंड्स की सिक्रीशन को कंट्रोल करेगा, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं अब।
और क्या है, सब म्यूकोसा की बात क्या आ जाएगी, म्यूकोसा आ जाएगी, क्या आ जाएगी, म्यूकोसा आ जाएगी। और म्यूकोसा में सबसे पहले क्या होगा, मस्कुलरिस म्यूकोसा होगी, फिर लैमिना प्रोप्रिया होगी जिसमें ग्लैंड्स होंगे, ये दिख रहे हैं आपको फ्लावर लाइक ग्लैंड्स, क्या है ये, फ्लावर लाइक ग्लैंड्स है। और मैंने आपको कहा था कि ये ग्लैंड्स ट्यूब्यूलर होती हैं, कैसी होती है, ट्यूब्यूलर होती हैं, क्योंकि देखो ग्लैंड तो यहाँ सब म्यूकोसा में बैठी है लेकिन उसकी ट्यूब कहाँ तक जा रही है, ल्यूमेन तक जा रही है, ठीक है। ग्रीन कलर के क्या है, लिम्फेटिक टिश्यूज हैं, और ये क्या है, ल्यूमेन है, राइट, क्या है, ल्यूमेन है। सारी आपको ग्लैंड्स दिख गई, ये देखो ग्लैंड दिखा रहा है आपको म्यूकोसा में, ठीक है। तो इस डायग्राम से अब आपको सारा समझ आ गया, ठीक है, इस डायग्राम से अब आपको सारा समझ आ गया है कि हिस्टोलॉजी ऑफ गट कैसे काम करती है या कैसी बनी होती है, कैसे उसमें सलाइवरी ग्लैंड्स लगे हुए होते हैं। और जब हमने क्या देखा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का भी डायग्राम देखा कि स्टमक की लाइनिंग में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कैसे डेवलप्ड या कैसे प्रेजेंट होती हैं। मिज़नर की स्पेलिंग एक बार आप कंफर्म कर लीजिए, MEISSNER, ठीक है, मिज़नर्स प्लेक्सस बोलते हैं, ठीक है, मिज़नर्स प्लेक्सस, ठीक है। तो बेटा इसके साथ में हमारी आज हमने क्या करा, हिस्टोलॉजी ऑफ गट पढ़ लिया, राइट। हमने और जो हमने पढ़ना था लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस, वो सारा फिनिश कर लिया। सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ लिए, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पढ़ लिए। अगली क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, अगली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लिवर, पैनक्रियाज और उनका कॉम्बिनेशन ऑफ डक्ट्स, राइट। साथ ही में हम पढ़ेंगे इंटेस्टिनल डक्ट। तो अगली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट और मज़ेदार होने वाली है। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।